वेलकम टू अवर चैनल। मैं कपिल कुमार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपी पीजीटी, टीजीटी, दिल्ली टीजीटी, पीजीटी, ठीक है। सभी के लिए कहने का मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए ये हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आज प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में हम बात करेंगे। 50 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। कल भी एक प्रैक्टिस सेट कराया था जिसमें 50 क्वेश्चन से थे, और वो वीडियो अभी आपने नहीं देखा है तो चैनल में जाके कपिल कुमार ऑफिशियल सर्च करेंगे, वहाँ पे ये वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। ये नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। कहने का मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम है सभी के लिए हेल्पफुल है। तो प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं एक मोटिवेशनल कोट लेके। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आपने सोच रखा है कि मुझे ये काम करना है, तभी आप किसी कार्य को कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपने उस चीज़ को किस्मत के ऊपर टाल दिया है, बिना मेहनत करे किस्मत में अगर कुछ मिल जाए तो वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। उस कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, रातों की नींद को से गुजरना पड़ता है। हाँ, तो बात करते हैं आज के जो प्रैक्टिस सेट्स के बारे में। पहला क्वेश्चन की ओर रुख कर लेते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग चैनल पर नए हैं, ताकि वीडियो आपको डे टू डे मिलती रहे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। मास्लो का अभिप्रेरणा का आवश्यकता पद सोपान सिद्धांत मानवीय आवश्यकताओं को 5 श्रेणियों में व्यक्त करता है। क्या क्या 5 श्रेणियां हैं? सुरक्षा आवश्यकता है, अहम आवश्यकता है, सामाजिक आवश्यकता है, दैहिक आवश्यकता है, आत्मपूर्ति की आवश्यकता है। इसमें पूछा गया है इनका सही क्रम क्या है। तो इनका सही क्रम जो होगा, राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक है। क्यों होगा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, जान लेते हैं। देखिए, अगर आपने मास्लो का अभिप्रेरणा सिद्धांत पढ़ा हो, मोटिवेशनल थ्योरी अगर मास्लो की पढ़ी हो, तो उसमें क्या है कि जो पद सोपान सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहले है दैहिक आवश्यकता है, फिर है उसके बाद सुरक्षा आवश्यकता है, फिर उसके बाद आता है आपका सामाजिक आवश्यकता है, फिर है अहम आवश्यकता है, फिर आता है सबसे अंत में आत्मपूर्ति की आवश्यकता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आगे बात करते हैं। आगे हजबर्ग के सिद्धांत अभिप्रेरणा के अनुरक्षक सिद्धांत के अंतर्गत अनुरक्षक तत्वों का प्रभाव होता है। हजबर्ग के अभिप्रेरणा के अनुरक्षक सिद्धांत के अनुसार जो होता है कर्मचारियों की असंतुष्टि, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हजबर्ग के अनुसार अभिप्रेरक तत्व हैं स्वयं कार्य, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रभावी विपणन संगठन की परख के लिए आवश्यक है। प्रभावी विपणन संगठन की परख के लिए आवश्यक है उपभोक्ता व्यवहार का नियमित अध्ययन, कुशल नेतृत्व, मानवीय गरिमा में विश्वास। तो मेरे हिसाब से विपणन संगठन की जो परख के लिए इन उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला है एकीकृत विपणन विचारधारा से विपणन विभाग का महत्व क्या होता है। एकीकृत विपणन विचारधारा से विपणन विभाग का जो महत्व है यथावत रहता है। क्या रहता है? यथावत, ज्यों का त्यों रहता है। आगे पूरी पंक्ति मूल्य नीति प्रकार का आधार है। पूरी पंक्ति मूल्य नीति प्रकार का आधार क्या है आपका? विशेषता। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? विशेषता। अगला क्वेश्चन है विशेषता के आधार पर मूल्य नीति का प्रकार नहीं है। विशेषता के आधार पर मूल्य नीति का प्रकार नहीं है। मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति, एक समान सुपुर्दगी मूल्य नीति,
या फिर इकाई मूल्य नीति, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक समान सुपुर्दगी मूल्य नीति। ठीक है, आगे क्या है, अगला क्वेश्चन है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक हैं। देखिए कभी वीडियो क्वालिटी को आप बढ़ा सकते हैं जिससे आपको स्पष्ट दिखाई दे। द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के लेखक हैं, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट के जो लेखक हैं मैरी कुशिंग नाइल्स। कौन है? मैरी कुशिंग नाइल्स, मैरी कुशिंग नाइल्स। अगला क्वेश्चन है औसत प्रत्याय दर की गणना का सूत्र है। कहने का मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की जो कैलकुलेशन करते हैं किस फॉर्मूले के से करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न बराबर होता है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है अपेक्षित रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने का सूत्र है। अपेक्षित रोकड़ प्रवाह ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। पहला इज द करेक्ट आंसर, कहने का मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बजटन की किस विधि में समय तत्व को ध्यान में रखा जाता है? बजटन की किस रीति में समय तत्व को ध्यान में रखा जाता है? अपेक्षित रोकड़ प्रवाह विधि। अगला है नेतृत्व व्यक्तियों को पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छापूर्वक प्रयास करने हेतु प्रभावित करने की क्षमता है। यह किसका कथन है? जॉर्ज आर टेरी का कथन है। किसका है? जॉर्ज आर टेरी। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है प्रक्रिया के समय अधिकारी वर्ग जो स्वरूप ग्रहण करता है उसी का नाम नेतृत्व है। ये किसका कथन है? ये जो कथन है मूने व रेले का कथन है। किसका कथन है? मूने व रेले का। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टाफिंग का कार्य अधीनस्थ प्रबंधकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण व क्षतिपूर्ति से संबंध रखने वाला कार्य है। यह किसका कथन है? यह कथन है थियो हेमन का। किसका है? थियो हेमन। आगे है मानव शक्ति नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें पूर्वानुमान, विकास व नियंत्रण को शामिल किया जाता है, जिसके द्वारा एक फर्म सुनिश्चित करती है कि उसके पास सही संख्या में सभी प्रकार के व्यक्ति सही स्थान व सही समय पर कार्य करने के लिए उपलब्ध हैं। यह किसका कथन है? यह जो कथन है ई.बी. गोजलर का। ई.बी. गोजलर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है स्टाफिंग प्रक्रिया का चरण है। स्टाफिंग प्रक्रिया का प्रबंधकीय मानव शक्ति का निर्धारण करना, प्रबंध पदाधिकारियों के स्रोतों का निर्धारण करना, मानव शक्ति नियोजन करना या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विपणन नियंत्रण तकनीकी है। सामरिक नियंत्रण तकनीकी, लाभदेयता नियंत्रण तकनीकी या उपरोक्त दोनों। तो विपणन नियंत्रण तकनीकी दोनों ही होती हैं, सामरिक और लाभदेयता। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, विपणन नियंत्रण तकनीकी, हाँ क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला है विपणन अंकेक्षण एक संस्था के विपणन वातावरण, आंतरिक विपणन व्यवस्था व विशिष्ट विपणन कार्यवाही का एक निश्चितकालीन, विस्तृत, व्यवस्थित व नियमित परीक्षण है जिसके द्वारा समस्त क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है व संगठन की कुल मिलाकर विपणन प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु सुधारात्मक कार्य योजना की सिफारिश की जाती है। यह किसका कथन है? यह फिलिप कॉटलर का कथन है। फिलिप कॉटलर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिलिप कॉटलर के अनुसार अंकेक्षण के उद्देश्य हैं। फिलिप कॉटलर के अनुसार अंकेक्षण के 3 उद्देश्य होते हैं। विपणन अंकेक्षक द्वारा नियंत्रण की तकनीकी कहलाती है। वार्षिक योजना नियंत्रण तकनीकी, सामरिक नियंत्रण तकनीकी, अंकेक्षण नियंत्रण तकनीकी या फिर प्रबंध नियंत्रण तकनीकी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सामरिक नियंत्रण तकनीकी। सामरिक नियंत्रण तकनीकी। अगला क्वेश्चन है हो जाएगा परंपरागत संगठन स्वरूप है। परंपरागत संगठन स्वरूप क्या होता है? ग्राहकोन्मुखी, उत्पादोन्मुखी, क्षेत्रोन्मुखी और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा उत्पादोन्मुखी। अगला है क्रियात्मक विपणन संगठन को सम्मिलित किया जाता है किस नवीन मॉडल संरचना में?
प्राचीन मॉडल संरचना में या ए तथा बी दोनों या किसी में नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, नवीन मॉडल संरचना, प्राचीन मॉडल संरचना में। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन मॉडल संरचना में क्रियात्मक विपणन संगठन को सम्मिलित किया जाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राचीन मॉडल संरचनाओं का संबंध होता है, नवीन मॉडल संरचनाओं का संबंध होता है। ये मैंने आपको कल भी पढ़ाया था नवीन मॉडल संरचना के बारे में, बाह्य उद्देश्यों से। किससे? बाह्य उद्देश्यों से। अगला क्वेश्चन है संगठन की, क्या है अगला क्वेश्चन? संगठन की प्राचीन मॉडल संरचना किसमें विश्वास करती है? संगठन की जो प्राचीन मॉडल संरचना है निकटतम पर्यवेक्षण और विशिष्टीकरण में विश्वास रखती है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है मार्केटिंग बिहेवियर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। मार्केटिंग बिहेवियर एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है डब्ल्यू एंडरसन। डब्ल्यू एंडरसन इज द करेक्ट आंसर। देखिए जितनी भी बुक हैं इनका मैं, जो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी बुक हैं उनका मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो डाल दूंगा, वह उस वीडियो को आप देख लें जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप कम, कहने का मतलब एक वीडियो स्पेशल राइटर एंड बुक के लिए डालूंगा मैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केटिंग सिस्टम एंड इंट्रोडक्टरी एनालिसिस। पुस्तक के लेखक हैं। मार्केटिंग सिस्टम एंड एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस पुस्तक के जो लेखक हैं जॉर्ज फिस्क। इसके जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज फिस्क। अगला है लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, ल्यूकस पेशियोली। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ल्यूकस पेशियोली। व्यवसाय की अस्तित्व की अवधारणा क्या है? व्यवसाय के अस्तित्व की जो अवधारणा है, व्यवसाय का अपना क्या होता है? स्वतंत्र अस्तित्व होता है। व्यवसाय का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है विपणन की प्राचीन अवधारणा का लक्षण नहीं है। क्रय विक्रय पर बल, वस्तु पर बल, उपभोक्ता संतुष्टि पर बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संतुष्टि पर बल। अगला क्वेश्चन है संचार का संगठन का लक्षण है व्यक्ति समूह का होना। बिल्कुल, संगठन में क्या होना चाहिए? एक व्यक्ति समूह होना चाहिए। लक्ष्य एक टारगेट भी होना चाहिए। प्रबंध की व्यवस्था, एक सही मैनेजमेंट की भी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी संगठन हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पुस्तक के लेखक हैं। डिक्शनरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स पुस्तक के जो लेखक हैं जे.एल. हैंसन हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एल. हैंसन। अगला है फिटेज एंड इट्स एवोल्यूशन। फिटेज एंड इट्स एवोल्यूशन के जो लेखक हैं वो है हो जाएगा ए. लेमांड व कैटजेल। ए. लेमांड व कैटजेल। आगे हम बात करते हैं क्या है अगला क्वेश्चन, संगठन के उद्देश्यानुसार वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। संगठन के उद्देश्यानुसार वर्गीकरण में क्या क्या सम्मिलित नहीं है? सामाजिक संगठन, सैनिक संगठन, सामाजिक जनसेवा संगठन, शैक्षणिक संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सामान्य जनसेवा संगठन। क्या हो जाएगा? सामान्य जनसेवा संगठन। अगला है प्रबंधकीय मानव शक्ति निर्धारण के गुणात्मक पहलू के निर्धारण में सहायक होता है। कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण, कार्य विशिष्ट विवरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों ही शामिल होते हैं, कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण और कार्य विशिष्ट विवरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सत्य है स्टाफिंग वास्तविक प्रकृति का कार्य है, स्टाफिंग निर्जीव तत्व से संबंधित कार्य है, स्टाफिंग एक प्रबंधकीय क्रिया है, स्टाफिंग एक स्थिर प्रक्रिया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्टाफिंग एक कैसी है? प्रबंधकीय प्रक्रिया है, मैनेजमेंट प्रोसेस है। अगला क्वेश्चन क्या है?
रुपये को व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? जो रुपया था उसको व्यापार खाते में पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1993-94। ठीक है। आगे है मौखिक संप्रेषण का साधन है। मौखिक संप्रेषण का जो संयुक्त विचार विमर्श, रिफ्रेशर कोर्स और सम्मेलन। तो क्या होना चाहिए इसका सही आंसर? 1, 2, 3 सभी कैसे साधन हैं? मौखिक संप्रेषण के ही साधन हैं। अगला क्वेश्चन है डायरेक्ट डायलिंग सुविधा किससे संबंधित है? डायरेक्ट डायलिंग जो सुविधा है वो किससे संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेलीफोन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? टेलीफोन। आगे है दोहरी विनिमय दर प्रणाली के अंतर्गत निर्यातक अपनी विदेशी मुद्रा का कितने प्रतिशत खुले बाजार में बेच सकते हैं? तो आपको पता ही होगा कितने परसेंट बेच सकते हैं ओपन मार्केट में? 60%। प्रोफेसर फ्रे ने विपणन मिश्रण के तत्वों को विभाजित किया है। ये प्रोफेसर फ्रे का क्वेश्चन एक कल भी आया था। प्रोफेसर फ्रे ने विपणन मिश्रण के तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया है? 2 भागों में। ठीक है, कल भी थे, प्रथम भाग और द्वितीय भाग। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सांख्यिकी इकाई के कितने रूप होते हैं? सांख्यिकी इकाई के कितने रूप होते हैं? 2। ठीक है, सांख्यिकी जो इकाई है उसके 2 स्वरूप होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है परिचालन उत्तोलक होता है। परिचालन उत्तोलक क्या होता है? फॉर्मूला आपको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। परिचालन उत्तोलक ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर, पिछली वीडियो मैंने बताया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराए थे। ऑपरेटिंग लीवरेज बराबर क्या होता है? ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको करना है। तो ए ऑप्शन है वित्त प्रबंध में स्थायी पूंजी की लागत की पूर्ति करना। अगला है आगम में परिवर्तन के फलस्वरूप ब्याज व कर से पूर्व आय में परिवर्तन। परिचालन के लाभ में विषम रूप से परिवर्तन। आगे है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वितरण माध्यमों का आशय उन आर्थिक संस्थाओं की रीतियों से है जिनके माध्यम से एक उत्पादक अपना माल प्रयोगकर्ताओं के हाथ में सौंपता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी है रिचर्ड वर्सकिक ने। किसने दी है? रिचर्ड वर्सकिक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा संवर्धन मिश्रण का अंग नहीं है। संवर्धन मिश्रण का अंग नहीं है तो कौन सा नहीं होता? उत्पादन, विज्ञापन, प्रचार, जनसंपर्क। तो उत्पादन का संवर्धन मिश्रण से कोई लेना देना नहीं है। पूर्वाधिकार अंश पूंजी की लागत होती है। मैंने आपको बताया था कल कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कराया था। IP/NP × 100 होती है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होगी? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल CP बराबर होता है PD। IP की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे? PD। PD का मतलब हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। अगर यहाँ पे फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? D, तो हम यहाँ पे क्या करेक्ट हो जाएगा? देखो D तो कहीं नहीं है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, D/NP × 100। ठीक है, और ये जान लें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो कैपिटल है पहले आफ्टर टैक्स आती है, बाद में क्या आती है? बिफोर टैक्स। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आफ्टर टैक्स बटे 1 - टैक्स रेट का भाग लगा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी? बिफोर टैक्स आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू निकल के आ जाएगी। पूंजी की लागत को प्रकट करते हैं। पूंजी की लागत को किससे प्रकट करते हैं? देखा होगा आपने, किससे? के से। किससे? के से, है ना। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, KP कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किससे प्रदर्शित करते हैं? के। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे है समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने की विधि है। कितनी विधियाँ होती हैं समता अंश पूंजी लागत ज्ञात करने की? लाभांश प्राप्ति विधि, लाभांश वृद्धि विधि, उपार्जन प्राप्ति विधि। मेथड होते हैं 2, अर्निंग यील्ड मेथड और डिविडेंड यील्ड मेथड। अगर प्रश्न में ग्रोथ रेट दे रखी है, वृद्धि जिसे हम ग्रोथ रेट कहते हैं, तो ये भी क्या है? इक्विटी शेयर की वैल्यू निकालने का ही मेथड है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आगे उपभोक्ता वस्तुओं का प्रकार है।
मैंने कल भी बताया था वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 2, उपभोक्ता की वस्तुएं और औद्योगिक वस्तुएं। उपभोक्ता की वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं बताइए। उपभोक्ता की वस्तुओं के अंतर्गत सौदे की वस्तुएं, विशिष्ट वस्तुएं, सुविधाजनक वस्तुएं, सभी प्रकार की वस्तुएं आती हैं। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हॉर्थेन परीक्षण किस वर्ष किए गए थे? हॉर्थेन जो परीक्षण थे वो 1930 में किए गए थे, आपको पता ही होगा। मैन मैक्स हिमसेल्फ के लेखक हैं। मैन मैक्स हिमसेल्फ के जो लेखक हैं वो हैं B.G. चाइल्ड। कौन है? B.G. चाइल्ड। तो ये थे आज आपके 50 क्वेश्चन, जो सभी कहने का मतलब मिक्स थे, एक प्रैक्टिस सेट बेस्ड थे। ठीक है, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से जाके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल से जुड़ जाएं, ताकि जो लोग चैनल 2022 नेट की तैयारी कर रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, AS3 कहने का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में किससे संबंधित है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे संबंधित है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इस वीडियो का जो PDF है आपको कहाँ मिलने वाला है? मेरे टेलीग्राम चैनल कपिल कुमार ऑफिशियल पे जाके ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।